हमने अपना 5वां चैप्टर जब स्टार्ट किया था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, है ना। अब तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के अंदर दो हमने कर लिए थे। सबसे पहले कौन था? डोबर्नियर, उसका त्रिक सिद्धांत, और उसके बाद न्यूलैंड, उसका ऑक्टेव सिद्धांत। ठीक है, ऑक्टेव या अष्टक एक ही बात है। ऑक्टेव इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको हम अष्टक बोलते हैं। ठीक है, ऑक्टेव या अष्टक सिद्धांत के फेलियर भी हमने समझ लिए थे। फेलियर ये थे कि 20 तक, पहले जो 20 परमाणु थे उनका तो उसका अष्टक सिद्धांत था, वो काम कर रहा था, उसके आगे वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, हाँ एक चीज़ उसने जो करी थी कि उसने क्या करा, सबसे पहले एक हल्के परमाणु को लिया, उसके बाद उससे भारी, फिर उसके भारी, फिर उससे भारी, ऐसे उसने परमाणुओं को व्यवस्थित किया था। परमाणु बोलो या तत्व बोलो, ठीक है। तो यहाँ से वो फेल हो जाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन जो काम किया, अच्छा जो न्यूलैंड था उसने 1866 के आसपास ये काम किया था। ठीक है, उसके साथ साथ उसी वक्त हमें लगभग 56 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, और 3-4 सालों में, उन्हीं 3-4 सालों में हमें 4-5 तत्व और पता चल गए। टोटल अब हमारे तत्वों की संख्या हो गई लगभग 63। ठीक है, और इसके बाद जो मेन काम किया इनको व्यवस्थित करने का, वो काम किया एक रूसी वैज्ञानिक या रूसी साइंटिस्ट थे, मेंडलीव। पूरा नाम था उनका डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इसको द्रव्यमान के अनुसार, जो उस वक्त हमें कितने तत्व ज्ञात थे, 63, 56 न्यूलैंड के टाइम पे थे, लेकिन 4-5 सालों में हमने 4-5 और तत्व खोज लिए और अब हो गए हमारे तत्व कितने, 63। इन 63 को तत्वों को, तो पहला तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आ जाएगा कि मेंडलीव के टाइम पे कितने तत्व हमें पता थे। मेंडलीव के टाइम हमें 63 तत्वों का पता था, न्यूलैंड के टाइम हमें 56 तत्वों का पता था। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी घुमा के पूछा जा सकता है कि मेंडलीव ने कितने तत्वों को व्यवस्थित किया था, तो 63 को, और न्यूलैंड ने कितने तत्वों को व्यवस्थित, 56 तत्वों को व्यवस्थित किया। ठीक है, फिर अब बात आती है कि मेंडलीव ने किया कैसे। तो मेंडलीव ने सबसे पहले जो गुण, आपको पता ही है हमें किसी का भी वर्गीकरण करना है तो उसके लिए हमें एक ना एक गुण कोई ऐसा ज़रूर उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंडलीव ने जो वर्गीकरण किया, जो व्यवस्थित किया तत्वों को, तो उसने जो उसके साथ गुण जोड़ा वो था उनका द्रव्यमान। ठीक है, कि हर एक तत्व का कितना द्रव्यमान होगा जब उसको हम एक जगह पे फिक्स रखेंगे तो। ठीक है, इस द्रव्यमान के अनुसार उसने उनको व्यवस्थित किया। ठीक है, अब द्रव्यमान का उसने पता कैसे किया, या कैसे उसने उस द्रव्यमान के अकॉर्डिंग कि ये सबसे पहले आएगा, ये सबके बाद में आएगा, तो इस द्रव्यमान को उसने उस तत्व का भौतिक गुण और रासायनिक गुण, उनके साथ उनको अटैच किया। ठीक है, हर एक तत्व को, अब भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में तो सबको पता है ना, कि क्या भौतिक गुण होते हैं, क्या रासायनिक। भौतिक गुण जैसे कि वो गैस है कि सॉलिड है या तरल पदार्थ है। ठीक है, वो दिखने में कैसा है, ठीक है ना, उसकी तारें बनाई जा सकती हैं कि नहीं बनाई जा सकती, ये सारे के सारे क्या है, भौतिक गुण है। और रासायनिक गुण कि वो किसी दूसरे तत्व के साथ मिलकर कैसे अभिक्रिया करेगा, कैसे वो नया पदार्थ बनाएगा, ये कौन सा हो गया, रासायनिक गुण। ठीक है, तो मेंडलीव ने जो ये तत्व लिए उसने क्या किया, उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में मेन ध्यान दिया। ठीक है, और हर एक तत्व के, जो टोटल 63 थे, हर एक तत्व के उसने भौतिक गुण भी लिखे और रासायनिक गुण भी लिखे। अलग अलग 63 कार्ड बनाए उसने। ठीक है, और हर एक तत्व का उसके ऊपर गुण लिखता गया, जो जो उसे पता चलते गए। ठीक है, और फिर उसने जो कार्ड थे, जैसे कि वो कार्ड सबने खेले, ताश नहीं खेले, किस किस ने खेले, देखे किसने देखे किस किस ने हैं, टोटल 52 होते हैं। अब अगर मैं बोल दूं कि आपको उन 52 जो कार्ड है ना, उनमें से जो सारे के सारे इक्के हैं, जिनको इक्का बोलते हैं हम, उनको एक तरफ रखो, सारे के सारे जो 2 है उनको एक तरफ रखो, जो 3 है उनको एक तरफ रखोगे, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले उनको 52 के 52 को फैला दोगे। फिर किस किस को उठाओगे, एक एक को उठाया अलग रख दिया, 2 को उठाया अलग रख दिया, ऐसे ही व्यवस्थित करेंगे उनको, वर्गीकरण ऐसे ही उसने किया मेंडलीव ने।
उसने हर एक तत्व का द्रव्यमान, उसके साथ में उसके गुण, वो सारे क्या किए, ऐसे ही 63 कार्ड के ऊपर लिखे और फिर उनको क्या किया, जिन जिन के गुण उसको थोड़े लग रहे हाँ ये समान है, उनको एक तरफ रखता गया एक लाइन में। ठीक है, तो सारे के सारे उसने देखा कि जो 63 तत्व है ना, सारे के सारे उन ग्रुप के अंदर समा गए। ठीक है, और फिर उसने एक और आश्चर्यजनक चीज़ जो देखी, जो सबसे पहले मेंडलीफ ने ही देखी, कि जब वो सारे के सारे उसने जचाए तो सारे के द्रव्यमान क्या थे, सबसे पहले जो आया उसका द्रव्यमान थोड़ा सा हल्का, उससे आगे जो आया वो उससे थोड़ा सा भारी, फिर आगे आया वो उससे थोड़ा सा भारी। ठीक है, एक तो ये चीज़ उसने देखी, यानी कि वो कैसे व्यवस्थित हो गए द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ठीक है ना, और इसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान का आरोही क्रम। इस क्रम में वो अपने आप व्यवस्थित हो गए। उसने बस क्या किया, वो कार्ड जिनके ऊपर उसने भौतिक गुण लिखे थे ना, उनको जचाना शुरू किया उसने, बस भौतिक गुण देख देख के। जैसे कि उसने देखा कि ये सारे के सारे गैस है, तो उन गैस को उसने क्या किया, एक तरफ रख दिया। उसने ये देखा कि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, जैसे मान लो मैं कोई भी एक तत्व ले लेता हूँ, उसका नाम आर रख लेता हूँ। ठीक है, उसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की और आर के साथ, ये अपना एक यौगिक है। ठीक है ना, कोई भी तत्व, समझ रहे हो इसको, ये मैंने कोई भी एक ले लिया आर, इसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और बनाया यौगिक RO2। ठीक है, एक दूसरा तत्व है जो है R1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसने भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की और बनाया RO2। इन दोनों को क्या हम समान मान सकते हैं क्या? देखो, इसने भी ऑक्सीजन के साथ एक ही तरीके से अभिक्रिया की, इसने भी एक ही तरीके से अभिक्रिया की, तो दोनों को क्या कर सकते हैं हम, एक लाइन में रख सकते हैं ना। क्यों? इनके भौतिक गुण क्या हो गए, समान हो गए, क्योंकि ये ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड ही बनाएगा ना, तो एक ही तरीके के ये ऑक्साइड बनाए ना। ठीक है, ऐसे ही उसको कुछ ऐसे मिले जैसे कि R3O और एक और बनाया उसने R4O। अब देखो, ये दोनों के दोनों समान कैसे हुए समान? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ इसने जैसे अभिक्रिया की, वैसे ही इस R4 ने भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की। तो R3 और R4 ये दोनों तत्व क्या समान गुण वाले हुए कि नहीं हुए? हुए ना। तो बस ऐसे उसने किया, ऐसे उसने पहले ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के देखी, लेकिन हमें पता है कि सारे के सारे तत्व क्या पता ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना करे, तो उसने एक और ले लिया, वो था हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसने रासायनिक गुण और अपनी जो उसने व्यवस्थित किया ना इनको, तो इसके लिए उसने सबसे ज़्यादा जोर दिया रासायनिक गुण को ध्यान रखने में। ठीक है, या रासायनिक गुण पता करने में। और रासायनिक गुण पता करने के लिए उसके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ईजी वाला तरीका था वो यही था, उसने एक ऑक्सीजन उठा लिया और एक हाइड्रोजन उठा लिया, और सारे के सारे जो 63 तत्व उस टाइम पता थे उनको एक बार हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा के देखा और एक बार ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के देखा। ठीक है, अब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा के और वो अलग अलग तरीके के यौगिक बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के वो अलग अलग तरीके के यौगिक बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक तत्व मैं मान लेता हूँ कोई भी A, इसने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके और बनाया AH3। ठीक है, एक और जिसने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके बनाया BH4। ये B कोई भी तत्व है। ठीक है ना, मैंने अभी किसी का कोई नाम नहीं लिखा है, मैंने कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, मैं सिर्फ ये समझाने की फ़िलहाल कोशिश कर रहा हूँ कि उसने रासायनिक गुणों का पता कैसे लगाया। ठीक है ना, मेंडलीफ ने। अब ऐसे ही एक और तत्व आया C, जिसने हाइड्रोजन के साथ ऐसे अभिक्रिया की, और एक D आया जिसने हाइड्रोजन के साथ ऐसे अभिक्रिया की। तो अब बताओ किसके गुण आपस में मिल सकते हैं, कौन कौन से तत्व? A और C के गुण मिलेंगे, B और D के गुण मिलेंगे। ठीक है, तो क्या हम इनको एक लाइन में रख सकते हैं? इनको भी एक लाइन में रख सकते हैं। कुछ ऐसे तत्व थे जैसे ये B है, ये हाइड्रोजन के साथ ऐसे अभिक्रिया कर रहा है। अब आपने क्या किया, इनको ऐसे लिख दिया, A और C इनको एक लाइन में, B और D इनको एक लाइन में। ठीक है, फिर उसने क्या किया, ये A और C उठाए, इनको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के देखा। तो ऑक्सीजन के साथ इन्होंने ऐसे अगर अभिक्रिया की, तो यहाँ से भी उसने देखा कि ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ भी बिल्कुल एक तरीके से अभिक्रिया कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ भी एक तरीके से अभिक्रिया कर रहे हैं। इसका मतलब पक्का इनके रासायनिक गुण तो समान होंगे ही होंगे। जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया। हाँ, उसने सिर्फ दो ही। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है
कि उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों लिए, और क्यों नहीं लिए। उस टाइम तो नाइट्रोजन भी थी, नाइट्रोजन को ले लेता, या लिथियम था, लिथियम को ले लेता, सोडियम था, सोडियम को ले लेता। तो उसने क्या किया, हमें वो तत्व लेने, यानी वो अभिक्रिया कराने के लिए हमें वो परमाणु लेने थे जो सबके साथ अभिक्रिया करे, ठीक है ना। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, वो ऑलमोस्ट सबके साथ अभिक्रिया करके कुछ ना कुछ यौगिक बना ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं यही चीज़ तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यौगिक बने तभी तो हमें पता चला ना कि भाई हाँ बी और डी समान है। कुछ यौगिक ही नहीं बन रहा होता तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे यौगिक, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम नोबल गैस बोलते हैं, वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते, या उत्कृष्ट गैस जिनको बोलते हैं, ठीक है। अब जो वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे तो बताओ क्या मेंडलीफ उसका पता लगा पाएगा, नहीं लगा पाया। और यही हुआ, मेंडलीफ उत्कृष्ट गैसों का पता नहीं लगा पाया। क्यों? क्योंकि उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए थे, उसके साथ वो वाले अभिक्रिया ही नहीं करवा पाए, तो उनका वो पता ही नहीं कर पाया, ठीक है ना। ये इतनी चीज़ क्लियर हुई कि उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही क्यों चुना, तो वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अति सक्रिय तत्व है और ये लगभग सभी तत्वों के साथ अभिक्रिया करके और कुछ ना कुछ यौगिक बना लेते हैं, इसलिए उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही चुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो एक बार हम इसको समझ लेते हैं, बारी बारी से सारे क्वेश्चन भी लिख लेंगे। तो सबसे पहली चीज़, मेंडलीफ ने जब इनको तत्वों को, तो कितने तत्व लिए, 63 तत्व लिए। दूसरी चीज़, इन 63 तत्वों को जब उसने व्यवस्थित करना शुरू किया तो कौन सा गुण सबसे पहले उसने देखा, तो द्रव्यमान, ठीक है। उसने किसके अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित किया, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। फिर द्रव्यमान देख लिया इसने, उसके बाद उसने देखा उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण, ठीक है। यानी उसने 3 चीज़ें मेन रूप से सभी तत्वों के देखी, द्रव्यमान, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, ठीक है। इन्हीं के ऊपर उसने फोकस रखा। भौतिक गुण तो आपको पता है, जो भी तत्व आप लोगे उसको देख के ही बता दोगे कि ये ठोस है कि गैस है, कैसा है, ठीक है। ये दिखने में चमकीला है या नहीं, ये धातु का विद्युत धारा का चालन करता है या नहीं, ये तो आप देख के ही बता दोगे। मेन जो बात आती है वो आती है रासायनिक गुणों को पता करने में। तो रासायनिक गुण, अब ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंडलीफ ने तत्वों के रासायनिक गुण कैसे पता किए, कैसे पता किए। हाँ, तत्वों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा के और उसने रासायनिक गुणों को पता किया, ठीक है। जो एक तरीके, और फिर रासायनिक गुणों को पता करने के बाद उसने क्या किया, तो उसने ये किया कि जो एक ही तरीके के यौगिक बना रहे थे उन सबको उसने एक ही लाइन में रख दिया, ठीक है। और उस लाइन में, जैसे कि यहाँ पे ये एक लाइन में रखा, फिर एक लाइन और आई, फिर एक लाइन और आई, ये जो लाइन बनी इसको उसने बोला ग्रुप। क्या बोला? ग्रुप, ठीक है। या हिंदी में इसको बोल देते हैं समूह, ठीक है ना। तो यानी ऐसे जो लाइनें मेंडलीफ हो या आगे हम जो आवर्त सारणी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको पढ़ेंगे, उसके अंदर जो ऐसे लाइनें बनेंगी, ऐसे वाली, यानी ऐसे जो व्यवस्थित होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप या समूह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ऐसे लाइनें बनेगी उसको उसने क्या बोला? तो उसको उसने बोला आवृत, ठीक है। अब उनको आवृत क्यों बोला? ग्रुप तो आपको समझ में आया ना क्यों बोला? क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे को गुण एक जैसे थे, इसलिए उसको उन्होंने ग्रुप बोला। अब इसके बाद उसने क्या किया? 63 तत्वों के रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उनका द्रव्यमान पता भी कर लिया। जो 63 कार्ड के ऊपर उसने लिखा, उन कार्डों को उसने क्या किया? जो जो समान यौगिक बना रहे थे उनको उसने एक दीवार के ऊपर लटका दिया या टांग दिया, ठीक है। फिर उसने देखा एक और, सबसे पहली जो उसने आश्चर्यजनक चीज़ देखी वो तो ये कि जो तत्व व्यवस्थित हुए ना वो द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हुए। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट और आश्चर्यजनक चीज़, जो अब तक जो पीछे वाले थे उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी थी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट और आश्चर्यजनक चीज़ देखी वो ये कि वो द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तो व्यवस्थित हुए ही, उसके साथ साथ क्या हुआ कि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता गया ना, एक टाइम के बाद जो उनके गुण थे वो रिपीट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और इसी रिपीट को हम बोलते हैं पीरियोडिक या आवृत। समझ में आया? पीरियोडिक या फिर आवृत। आवृत का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक चीज़ का बार बार आना, ठीक है ना। चाहे वो चीज़ कौन सी हो, चाहे वो किसी भी तरह का, चाहे वो भौतिक गुण हो, चाहे वो रासायनिक गुण, ठीक है ना। तो उसने देखा कि एक लिमिट के बाद या जैसे जैसे उनका द्रव्यमान बढ़ता गया तो एक टाइम के बाद जो तत्वों के भौतिक गुण थे वो पीछे जो भौतिक गुण थे उनके साथ मैच होना स्टार्ट हो गए, ठीक है ना।
तो उसने क्या कहा, उसने इस चीज़ को देख के और एक लाइन बोली कि जो तत्वों का द्रव्यमान है ना, तत्वों का द्रव्यमान या फिर जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो उसके द्रव्यमान का फलन होते हैं या आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन। अब ये फलन क्या होता है? आवर्त का मतलब तो सबको समझ में आया कि रिपीट होंगे। अब फलन क्या होता है? फलन का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ में हम बदलाव करें और उसकी वजह से दूसरी चीज़ के अंदर भी बदलाव हो, तो हम कहते हैं कि ये वाली चीज़ इसका फलन है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन का मतलब अब जैसे कि मैंने ये कहा, यहाँ से मैं इसको प्रेस करूँगा, ये कहाँ बदलाव आया? इधर। इसका मतलब ये किसका फलन हुआ? इसका, ठीक है ना। एक चीज़ के अंदर हम बदलाव करें और उससे दूसरी चीज़ में भी बदलाव आए। क्लियर है ना। ये मैथ के अंदर बहुत आता है फंक्शन। जैसे कि अगर मैं कोई लिख दूं y बराबर है x, ये आपको मुझे नहीं पता समझ आएगा कि नहीं आएगा। आएगा क्या? y बराबर x सुना है ऐसा कुछ? मैथ के अंदर आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, है ना। अब y और x इनकी वैल्यू मैंने नहीं दी। अगर मैं कह दूं x की वैल्यू 2 है तो y की कितनी हो गई? 2। कैसे? इस इक्वेशन से, है ना। यानी कि एक की हमने वैल्यू पुट करी तो दूसरी हमें अपने आप पता चल जा रही है। अब अगर मैंने x की वैल्यू बदल दी और x की वैल्यू कर दी 3, y की कितनी हो गई? हमने किसको बदला? y को तो नहीं बदला। इसका मतलब क्या हुआ कि ये y जो है ये किसका फलन है? x का फलन है, ठीक है ना। समझ आई ये चीज़। अब उसने यही चीज़ उसने उसके अंदर देखी मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने क्या देखा कि जैसे जैसे हम तत्वों का द्रव्यमान बदलते जा रहे हैं उनके भौतिक गुण है वो भी बदलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब भौतिक गुण और रासायनिक गुण किसका फलन हुए? द्रव्यमान का फलन हुए, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ ना सबको फलन का मतलब। अब उसके आगे उसने एक शब्द और भी लगा दिया, आवृत। तो आवृत फलन का मतलब क्या हुआ? हाँ, यानी कि वो बदल तो रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन एक टाइम के बाद वो रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है ना। पहली चीज़ द्रव्यमान को बदलने के साथ साथ उसके गुण बदल भी रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। इसलिए उसने 2 शब्द यूज किए कि आवृत फलन होते हैं, ठीक है ना। तो आगे से आपको ये चीज़ क्लियर रहेगी आवृत फलन का मतलब क्या होता है ना। अब यहाँ पे देखो, मैं x को बदलता जाऊँ, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू मैंने 3 रखी, y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 रखी, y की वैल्यू 4 आ गई, बदल तो रही है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे ये आवर्त फलन है क्या? कैसे? आवर्त फलन नहीं है? बताओ, कोशिश तो करो। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू बदलते जाएं और इसकी वैल्यू वापस से यहाँ से आनी स्टार्ट हो जाए तब ये आवर्त फलन होता, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। समझ आ रहा है आवर्त फलन का थोड़ा सा मतलब? x की वैल्यू हम बदलते गए, ठीक है। y की वैल्यू भी उसके साथ साथ बदल रही है। एक टाइम के बाद अगर ऐसा होने लग जाए कि हम x की वैल्यू जैसे ही 5 रखें और y की वैल्यू वापस से 2 आ जाए, x की वैल्यू हमने 6 रखी, y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू मैंने 7 रखी, y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। रिपीट होना स्टार्ट हो गई y की वैल्यू। इसका मतलब y की वैल्यू कैसी है? आवृत फलन है। फलन तो है ही, इसके साथ आवृत फलन भी है। पहले 2 3 4 आई, उसके बाद फिर से 2 3 4 आनी स्टार्ट हो गई, फिर से 2 3 4 आनी स्टार्ट हो गई। समझ आई ये चीज़ आवृत फलन का मतलब, है ना। ऐसा ही उसने देखा। मेंडलीफ ने क्या किया, ये मान लो द्रव्यमान है, किसी भी तत्व का द्रव्यमान 2, तो उसके कुछ भौतिक गुण थे, ठीक है। यानी कि वो गैस थी सारी की सारी। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि सारी की सारी गैस थी, ठीक है। फिर उसने द्रव्यमान किया कितना? 4, तो फिर आगे तरल, ठीक है। और फिर उसने जब द्रव्यमान किया 5, ठीक है, तो सारे के सारे आ गए ठोस बोल देते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। बस समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं ये चीज़ें। जब उसने द्रव्यमान 2 किया, गैस आए। जब द्रव्यमान 2 से बढ़ाकर हम द्रव्यमान बदल रहे हैं, तो ये देखो गुण भी बदल गया इसका। पहले क्या था? गैस, तरल हो गया, तरल से ठोस हो गया। इसके बाद उसने द्रव्यमान को जैसे ही 6 किया तो वापस से उसका गुण क्या आ गया? गैस आ गया। तो ये होता है आवर्त फलन,
ठीक है ना। यानी कि द्रव्यमान को बदलते बदलते और उसके गुण हैं वो बदल तो रहे हैं लेकिन फिर से रिपीट भी होने लग गए, ठीक है ना। तो जैसे ही अब मुझे बताओ इस चीज़ को 1 मिनट के लिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द्रव्यमान, ठीक है। मैंने द्रव्यमान लिखा 2 4 6, ठीक है। यहाँ पे उसके जो कुछ भौतिक गुण एक बार के लिए लिख रहा हूँ कि उसने भौतिक गुण के अंदर वो पहले था गैस, ठीक है, उसके बाद वो तरल हुआ, उसके बाद वो ठोस हो गया, ठीक है। फिर मैंने इससे आगे एक द्रव्यमान लिखा 7 और उसके अंदर मुझे मिला कि वो ठोस है। अगर ठोस है तो बताओ मुझे कहाँ रखना चाहिए उसको, क्या यहाँ इधर आगे लाइन में लिखना चाहिए या इसके नीचे लिखना चाहिए या इसके नीचे या इसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है ना। ऐसे ही उसने व्यवस्थित किया मेंडलीफ ने, ठीक है। उसको जो जो मिले ठोस उसने सारों को एक ग्रुप में लिख दिया, जो जो उसको तरल मिले सारों को एक ग्रुप में लिख दिया, जो जो गैस मिले उसको सारों को एक लाइन में लिख दिया, तो सारे व्यवस्थित हो गए। और उसके बाद उसने देखा कि जो यहाँ से उसने द्रव्यमान बदले ना, तो ये 2 4 6, उसके बाद यहाँ वाला जो था वो 8 पे ही था, यहाँ पे जो आया वो 9 पे था, यहाँ पे आया वो 10 पे था, ठीक है। तो ये देखो द्रव्यमान आरोही क्रम में बढ़ रहे हैं, पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 9 फिर 10 ऐसे, ठीक है ना। ये चीज़ ये एक्चुअल में जो उसका बनाया हुआ था उसको टेबल को भी हम बनाएंगे, लेकिन ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आया कि नहीं ये बताओ पहले। यानी द्रव्यमान को बढ़ाते जाएंगे तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण बदलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे जैसे द्रव्यमान को बढ़ाएंगे वो गुण बदलेंगे लेकिन एक टाइम के बाद वो रिपीट भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी को उसने कहा कि किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। इसको एक लाइन में लिखना चाहो या पूरा बढ़ा के लिख लो, क्लियर है ना। तो ये था मेंडलीफ का जो आवर्त वर्गीकरण था वो, क्लियर है। अब उसने किस किस के 2 तत्वों के साथ अभिक्रिया करवाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब एक बार के लिए वो देखते हैं कि उसने कैसे अभिक्रिया कराई और क्या क्या चीज़ें बनाई, ठीक है। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन उसकी संयोजकता क्या होती है, +2 या -2, -2 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन है उसकी संयोजकता होती है -2, यानी उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है, +1 या माइनस, यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ठीक है। यानी इसकी संयोजकता हो गई 1, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए मैं कोई भी एक तत्व लेता हूँ R, ठीक है। अगर इसको इसके साथ यौगिक बनाना है, इसकी संयोजकता फिलहाल हमें नहीं पता है, ठीक है। अगर ये इसके साथ अभिक्रिया करता है 2, तो बताओ यहाँ पे इसकी क्या संयोजकता होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए ना, क्योंकि जब भी तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RO2 बनेगा, क्लियर है। सॉरी ये RO2 बने तो फिर यहाँ पे संयोजकता कितनी होनी चाहिए ये बताओ, 2 होगी क्या, तो 4 होगी, ये 4 होगी, ठीक है। 4 होने के बाद ये कट गया तो ये हो गया 2 और ये बन गया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे RO2, ठीक है ना। ऑक्सीजन की संयोजकता हमें पहले से पता है तो इसकी संयोजकता हम पता कर ही सकते हैं, क्लियर है ना। तो ऐसे बनाइए RO2, ठीक है। तो जैसे ही यौगिक बना आप उसकी संयोजकता, जो यहाँ पे जो तत्व है उसकी संयोजकता पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, ठीक है। और कैसा यौगिक बनेगा, क्लियर है। तो अगर RO2 बनेगा तो यहाँ पे संयोजकता 4 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर यौगिक R2O बना है तो संयोजकता कितनी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी, 2। अब देखो ये R2O बनाना है आपको, इससे कैसे बना सकते हैं, तो R2O बन गया, क्लियर है। ऐसे ही अगर यहाँ वाली, अब एक चीज़ ध्यान से देखना, R और ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे जो तत्व है वो ऑक्सीजन से कितने तरीके से अभिक्रिया कर सकता है, तो यहाँ पे जो तत्व है उसकी संयोजकता पे डिपेंड कर रहा है ना, कि यहाँ पे जो संयोजकता उसी तरीके से अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे कोई भी एक यौगिक, उसका नाम मैंने आर ले लिया, वो आर मैं क्यों ले रहा हूँ बार बार, वो इसलिए ले रहा हूँ कि आपके बुक के अंदर आर ही मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं हो कि सर आर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आप अपनी मर्जी से भी कोई यौगिक ले सकते हैं, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये कोई भी एक जनरल यौगिक है जो बुक के अंदर आर लिया हुआ है, इसलिए मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ आर, ताकि आप बुक के अंदर पढ़ो तो आपको थोड़ी सी ऐसे लगे कि हाँ हमने सुन रखा है, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो आर कोई भी यौगिक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, कितने तरीके से कर सकता है तो इसकी संयोजकता पे डिपेंड करता है, ठीक है। और संयोजकताएं कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है। 4 के बाद घटना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि -3 -4 ऐसे। अब हम इसको ऐसे भी तो मान सकते हैं ना कि उसकी संयोजकता 5 भी हो सकती है। कैसे, जब वो 5 इलेक्ट्रॉन देगा, मान लेते हैं एक बार के, 5 दे तो सकता है, किसी भी कंडीशन में देता हो चाहे, ठीक है। 6 दे सकता है, 7 दे सकता है, 8 दे सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं दे सकता, ठीक है ना। अगर हम उसको फोर्सफुली धक्का मार के भी निकालना चाहें तो 8 से ज़्यादा तो वो देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आखिरी कोष में अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, क्लियर है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो संयोजकता होती है 1 2 3 4, उसके बाद माइनस में आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, -3 -2 और -1, क्लियर है ना। लेकिन फिर भी अगर हम कहना चाहें कि वो इलेक्ट्रॉन देता ही जाएगा तो 2 3 4 5 ऐसे करते करते 6 7 और 8 तक ही जाएगी, क्लियर है। तो उससे देखो कितने तरीके के यौगिक बन सकते हैं। ये मेंडलीफ ने ऐसे लिया ताकि कोई ऐसा यौगिक अगर उसे मिल जाए तो क्या बात, ये नई बात नहीं होगी कि जिसने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए हों, जिसने 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए हों, ठीक है। तो उसने पहले से अपने जो कॉलम बनाए उसके अंदर ऐसे बनाए कि R है, उसकी संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, तो बनने वाला यौगिक कौन हुआ, R2। अब R की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2, तो यौगिक कौन सा बनेगा, R, ठीक है। ये जो वो कॉलम बना रहा है, जो वो ग्रुप बनाएगा, इनके साथ ही फिर मैच करके इनके अंदर वो यौगिक लिखता जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा जो यौगिक है, मान लो इसकी संयोजकता कितनी हो सकती है, 3, ऑक्सीजन की संयोजकता तो 2 ही रहेगी, यहाँ से R2O3, ऐसे ही तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, R3 या हाँ RO3, ठीक है। यहाँ से और एक आगे जो बनेगा वो बताओ ज़रा, RO4। ये मैंने कैसे बनाए समझ आए क्या? बस मैं R की संयोजकता है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखता गया हूँ और उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मैंने ये क्यों बनाए हैं, तो जब ऑक्सीजन के साथ कोई भी यौगिक, इस धरती पर उपस्थित कोई भी यौगिक, अगर कोई भी तत्व अगर यौगिक बनाएगा या अभिक्रिया करेगा ना, तो ऐसे यौगिक बन सकते, इसका अलावा और कोई भी यौगिक पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है ये चीज़। इसीलिए उसने भी पहले ये कॉलम बना ली, क्लियर है ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करवा रहा था। अब एक चीज़ और, ये ऑक्सीजन के साथ उसने दूसरा कौन सा लिया था, हाइड्रोजन लिया था ना। अब हाइड्रोजन का देखो, तो हाइड्रोजन का पहला बनेगा RH, दूसरा बनेगा RH2, तीसरा बनेगा RH3, चौथा बनेगा RH4, ठीक है। RH5 बनेगा क्या पक्का? अब एक चीज़ ध्यान रखना, इससे आगे क्या होगा, RH, RH2, RH3, RH4, इसके आगे इसने बना रखे हैं कि नहीं बना रखे, बना रखे हैं। अब इसने हाइड्रोजन के अंदर क्या किया, एक चीज़ इधर ध्यान से सुनो, इसके अंदर मैं 1 से लेके 8 तक क्यों लेके गया, क्योंकि आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के अंदर आखिरी कोष के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक हाइड्रोजन ही ऐसा तत्व है पूरे के अंदर कि उसके आखिरी कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1, और जो पहला कोष बनता है, सिर्फ पहला कोष ही ऐसा जिसके अंदर 2 आते हैं, क्लियर है ना। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है,
तो एक्सेप्शन है, इसीलिए हम क्या किए, RH, RH2, RH3, RH4 यहाँ तक तो हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। और इसके बाद हाइड्रोजन क्या करेगा, उल्टा काम करना स्टार्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RH3, RH2, RH, ठीक है। ये क्यों आए, कैसे आए, समझ में आया ना। और आखिर वाला जो यहाँ इसके नीचे हाइड्रोजन है वो कोई यौगिक नहीं बनाएगा, ठीक है। ये दो सीरीज कैसे बनी, थोड़ा सा दिमाग में समझ आया कि नहीं, किस किस को। अब हाथ नीचे करो, झूठे हाथ मत खड़े किया करो। समझ आया क्या सच में? फिर ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर मेंडलीफ ने जो बनाया था वो दे रखा है, ठीक है। वो आपको समझ आए उसके लिए मैंने बताया कि उसने ये कैसे बनाए होंगे कॉलम। तो उसने संयोजकता को ध्यान में रख के और ये कॉलम बनाए थे, ठीक है। ऊपर वाला ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई, तो उससे जो यौगिक बन सकते हैं वो सारे के सारे उसने पहले लिख लिए, ठीक है। ऐसे ही फिर हाइड्रोजन के साथ, अब हाइड्रोजन के इसकी तरह क्यों नहीं बने, वो इसी कारण से नहीं बने। देखो ऑक्सीजन का हमेशा फिक्स है, चाहे उसको कहीं किसी से भी अभिक्रिया करवानी पड़े या उसको किसी से भी मिलना पड़े, वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये उसका फिक्स है, वो बदलेगा नहीं। वो कहीं ऐसा नहीं करेगा कि वो किसी को 2 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय दे दे, ऐसा नहीं करेगा, वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ही। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, बराबर की चीज़ है इसके लिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक जाते जाते तो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, और इससे आगे जाते जाते वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो इसलिए RH, RH2, RH3, RH4 बना, उसके बाद क्या हुआ, RH3, RH2 और RH वापस बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे नीचे वाले जो मैंने लिखे हैं, ये वाले यौगिक तब बनेंगे जब आप किसी भी तत्व को उठाओ और उसे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा दो। समझ आई कि ये 2 सीरीज, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब कोई भी एक यौगिक है जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके और ये बना रहे हैं, इसको इनमें से किस कॉलम के अंदर आप रखना पसंद करोगे? इसके अंदर रखना पसंद करोगे ना, ठीक है। अगर इसके अंदर रखना पसंद करोगे तो इसको ऑक्सीजन के साथ कैसा बनाना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ इसको कैसा बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए। और ये क्या, ये नाम आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी देखा है और सुना भी है। क्या नाम है इसका, मीथेन। दोनों यौगिक बनते हैं ना, और इनको किस में रखना चाहिए, इस लाइन में रखना चाहिए। क्लियर है ना, समझ आई ये चीज़। तो ऐसे उसने पहले कॉलम बना लिए और फिर सबको अभिक्रिया करवा के देखा, ठीक है ना। ये दोनों कॉलम समझ में आए क्या, कैसे बने, ठीक है। अब वो सबको क्या करता गया, जिसने मान लो किसी ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा के और ऐसे बनाया, जैसे कि एक यौगिक है सोडियम, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और ये बनाता है, तो उसे वो कहाँ रखना पसंद करेगा, इनमें से इस कॉलम में रखेगा, इसमें कि इसमें कि इसमें, पहले में रखेगा क्या, पक्का, कैसे, एक कोई भी उसने यौगिक लिया, ठीक है, उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया, तो ये वाला यौगिक उसे बना, ठीक है। अब ये यौगिक बना तो उसे क्या पता चला इसके बारे में, मेंडलीफ को, यूँ समझ लो आप ही मेंडलीफ हो, ठीक है। और मेंडलीफ बन के इसको इसमें से किस कॉलम में रखना पसंद करोगे, पहले में, क्यों, हाँ, क्योंकि देखो ये बिल्कुल ऐसा यौगिक, देखो इसको Na2O R2O, ठीक है ना, इसलिए हम इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखना पसंद करेंगे। क्लियर है ना। अब कोई यौगिक है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, NH3, फिर से मेंडलीव की तरह सोचो, बताओ कहाँ रखना पसंद करोगे, इस कॉलम में रखना पसंद करोगे। क्लियर है ना ये चीज़। तो ऐसे उसने सारे, पहले तो ये कॉलम बनाए उसने, ठीक है, इसके बाद उसने ऐसे इनके सब के, ये क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया, उसने ये यौगिक बनाया, उसने इसको उठा के और कहाँ रख दिया, इस कॉलम में रख दिया, ठीक है।
क्लियर हुआ ना कैसे उसने वर्गीकरण किया, है ना। तो ऐसे उसने जो सारे के सारे 63 तत्व थे उनको ऐसे अभिक्रिया करवाया और हर एक के अंदर रखता गया। क्लियर है ना। और जब उसने रखा तो उसके बाद उसे सारी चीज़ें ये पता चली कि परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें। क्लियर हुआ। तो ये था सारा मेंडलीव का आवर्त वर्गीकरण। ये आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि ये कैसे आए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई यौगिक है, वो मान लो X है, ठीक है, और वो इनमें से तीसरे ग्रुप में है। किसमें? थर्ड ग्रुप। तो बताओ वो ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा, कैसे बनाएगा? X2O3, पक्का X2O3 ही बनाएगा, ठीक है ना। ये मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, सर के ऊपर से तो नहीं गया? समझ नाम का तत्व है वो तीसरे ग्रुप में है, ठीक है, तो उसे पक्का ऑक्सीजन के साथ ये वाला बनाना चाहिए, और हाइड्रोजन के साथ कैसे वाला बनाना चाहिए? XH3, ठीक है ना। तो ऐसे इस मेंडलीव से अगर टिपिकल क्वेश्चन, मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी पता होने चाहिए, ठीक है। और ये अगर वो क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऐसी टेबल भी आपको दे देगा, ठीक है, तो आंसर कर सकते हो उसके बाद तो सब। हाँ। चलो अब हम क्या करते हैं, इसके मेंडलीव के एक एक करके और इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आंसर क्या हुआ? 63। और इसको एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मेंडलीव ने कितने तत्वों को वर्गीकृत किया? 63 तत्वों को वर्गीकृत किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, मेंडलीव के वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीव ने जब तत्वों का वर्गीकरण किया तो क्या उसका बेसिक आधार था, मतलब किसको उसने अपने दिमाग में रखे और सबको वर्गीकृत? द्रव्यमान, ठीक है ना। इसके साथ और द्रव्यमान के साथ किसको रिलेट किया उसने? आवर्त फलन। और हाँ, आवर्त फलन है वो तो बाद में पता चला उसको, उसने अपने दिमाग में क्या रखा कि उसको द्रव्यमान के साथ किसको जोड़ना है? भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है। वर्गीकरण का आधार था भौतिक, रासायनिक गुण और द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, ये तो था उसका आधार। अब सिद्धांत क्या था? ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन ठीक था कि द्रव्यमान को हम बदलेंगे कैसे, तो इसकी जगह आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे जैसे हम तत्वों को बदलते जाते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। ये द्रव्यमान को बदलने का मतलब ये नहीं है कि एक ही तत्व के अंदर हम कुछ जैसे कि तराजू के अंदर करते हैं वो वाले द्रव्यमान नहीं, कि एक बार 5 किलो वाला बाट चढ़ाए उसके बाद 10 किलो वाला, तो वहाँ पे ये तो नहीं कर रहे कि 5 किलो वाला बाट है उसी के अंदर हम 10 किलो वाला ठूंस रहे हैं, नहीं ना, 5 किलो वाला अलग 10 किलो वाला अलग ऐसे ही रखते हैं। ऐसे यहाँ पे पहले एक तत्व का देखा, उसको हटा के फिर दूसरा तत्व, द्रव्यमान बदल गया, ठीक है ना। जैसे कि आपको 10 किलो पहले तराजू के अंदर 5 किलो रखा हुआ था, फिर उसका 10 किलो करना है तो या तो आप 5 किलो का एक और रखो या फिर उस 5 किलो को हटा के साइड में रखो और 10 किलो वाला उठा के रखो। इसी को तो कहते हैं द्रव्यमान का बदलना। यूँ तो नहीं है कि वो जो 5 किलो वाला उठाए पहले उसको हम आरी से काट के खोल लेंगे उसके अंदर 5 किलो और डालेंगे, ऐसा तो नहीं करते ना, क्लियर है ना। तो यहीं पे यही चीज़ है, ये हुआ मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण का सिद्धांत। अब इसके बाद इसकी उपलब्धियाँ क्या थी, ठीक है, यानी क्या चीज़ इसने, मतलब आरोही क्रम में व्यवस्थित है तो इसका मतलब अगर पहले 2 उसके बाद 4 उसके बाद 5 तो उसके बाद 6 ही आना चाहिए। लेकिन इसने देखा कि जो 6 वाला है ना उसका गुण पहले वाले के साथ मैच हो रहा है, तो उसने ऐसा भी कर दिया,
क्लियर है? यानी उसको ये इतना मतलब कॉन्फिडेंट था वो कि अगर इनके गुण मैच हो रहे हैं तो इनको एक ही लाइन में आना ही चाहिए। क्लियर है ना? चाहे द्रव्यमान थोड़ा सा आगे पीछे भी क्यों ना हो जाए। क्लियर है ना? एक तो ये इसकी उपलब्धि थी कि इसने क्या किया, अगर किसी के द्रव्यमान पीछे वाले ग्रुप या समूह के साथ मिल रहे थे तो उसने उन तत्वों को उसके अंदर रखने की व्यवस्था कर दी। ठीक है ना? ये नहीं कि उसको आगे लेके गया। क्लियर है? यानी द्रव्यमान कम होते हुए भी या द्रव्यमान ज़्यादा होते हुए भी कम द्रव्यमान वाले के साथ उसको उसने रख दिया। क्लियर है? ऐसा इसकी बुक, आपकी बुक के अंदर जो बना हुआ उसमें लिख भी रखा है इसने। ये जो टेबल बनी हुई है देखना ज़रा, पेज नंबर 92 पे। दिख रहे हैं सबको? पहले सबसे पहले हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम है, ठीक है, उसका द्रव्यमान 6.9 है, उसके बाद बेरिलियम 9, उसके बाद बोरोन 10 है, उसके बाद कार्बन 12। द्रव्यमान बढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ तक सब ठीक चल रहा है ना? द्रव्यमान बढ़ रहे हैं सबके, यानी आरोही क्रम है। लेकिन इसके बाद जैसे ही पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम आया, नीचे वाली लाइन में देखो, जैसे ये V और Cr आया, यहाँ पे देखो द्रव्यमान वेनेडियम का कितना है 50.94 और क्रोमियम का कितना है 50.20। छोटा कौन सा है? क्रोमियम का है, तो क्रोमियम को इसने बाद में लिख दिया, वेनेडियम को पहले लिख दिया। ठीक है ना? क्यों लिख दिया? क्योंकि वेनेडियम का गुण है वो इसके साथ मिल रहा था, 5वें समूह के साथ, इसलिए उसने उसको पहले रख दिया। ये नहीं कहा कि नहीं ये बाद में आना चाहिए। ये इसकी एक उपलब्धि थी। ठीक है ना? कि इसको पहले से पता चल गया कि ये गुण वाले सारे एक ही लाइन में आने ही चाहिए। क्लियर है ना? अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़, तब तक जब तक ये श्रेणी बनी, आवृत सारणी बनी थी, तब तक क्या नहीं पता था कि हमें नोबल गैस या उत्कृष्ट गैसों का नहीं पता था। ठीक है? तो उसके लिए इसमें तो कहीं पे जगह भी नहीं है। तो जब हमें उत्कृष्ट गैसों का पता चला ना, तो इस सारणी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे अलग हमने एक, जैसे इसके अंदर कितने 8 ग्रुप है, इससे हमने एक अलग एक ग्रुप और बनाया और उसके अंदर सारे के सारे किन को व्यवस्थित कर दिया? उत्कृष्ट गैसों को। यानी इसको कहीं से भी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि उसने पहले से ही व्यवस्था कर दी है कि उत्कृष्ट गैसें या कुछ भी और हम खोजेंगे तो उनके लिए उसने ये जगह व्यवस्थित कर दी। क्लियर है ना भाई? अगर कोई नया परमाणु या नया तत्व खोजा जाएगा तो वो इन खाली जगहों पे ही आएगा, जो मैंने बना दिए इनके अंदर नहीं आएगा। और ये बाद में जाके सही भी साबित हुआ। ठीक है ना? जैसे कि उत्कृष्ट गैसें खोजी, उनके लिए अलग से खाली जगह थी, वहाँ पे जाके वो व्यवस्थित हो गई। ऐसे ही बीच में भी उसने कुछ खाली जगह छोड़ी, जैसे, और ये भी बताया कि जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ कि बोरोन है, तीसरा ग्रुप में देखो बोरोन, जिसकी द्रव्यमान संख्या 10.81 है ना? उसने ये भी बताया कि अगर बोरोन के ऊपर वाले साइड में या आगे वाले साइड में, बोरोन के आगे अगर कोई नया तत्व खोजा जाता है तो उसका नाम होगा एका बोरोन। ठीक है? और उसके गुण किसके साथ मिलेंगे? बोरोन के साथ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे एक ही ग्रुप में होंगे और एक समूह में होंगे, तो उनके गुण भी मिलने चाहिए और उनका द्रव्यमान भी मिलना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे ही फिर उसने कहा कि अगर कोई सिलिकॉन या कार्बन वाले ग्रुप में आए तो उसका नाम एका सिलिकॉन या एका कार्बन होना चाहिए। और बाद में ऐसे हमें मिले भी, जैसे कि बाद में हमें एक तत्व मिला गैलियम। ठीक है ना? उस गैलियम का है ना वो ये सिलिकॉन ये जो बोरोन एल्यूमिनियम वाला समूह है, इसके अंदर जो ये गैलियम लिखा हुआ है ये बाद में मिला। ठीक है? और इसके साथ मैच भी होते थे। क्लियर है ना? तो यानी कि उसने ना जानते हुए, तत्वों की तब तक खोज भी नहीं हुई थी, उससे पहले उसने क्या कर दिया? उनके गुण बता दिए। क्या आप ऐसे बता सकते हो? बच्चे का जन्म हुआ ही नहीं है और पहले से बता दो कि ये इंजीनियर बनेगा या ये डॉक्टर बनेगा? नहीं बता सकते हैं ना। लेकिन उसने बता दिया था कि तत्व अगर हमें मिलेंगे तो उनके ये गुण होंगे। ठीक है? ये भी एक उपलब्धि ही मानी जाएगी। क्लियर है ना? तो 3 उपलब्धियां हमारी हो गई। क्या उपलब्धि? नए तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ी और उनका नाम एका उपसर्ग लगाकर किया।
जैसे एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, एका सिलिकॉन, जिनके गुण एल्यूमिनियम, बोरोन तथा सिलिकॉन से मिलेंगे। तीसरा पॉइंट है ये 2 पॉइंट लिखे क्या? सारा हो गया सबका? एक क्वेश्चन जो छूट गया था, ये क्वेश्चन समझ में आया? मेंडलीफ ने ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब खड़ी, ऐसे जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं ऊर्ध्व या वर्टिकल, ठीक है। ऐसे ही क्षितिज जो ऐसे लाइनें होती हैं, ठीक है, हाँ, ये क्षैतिज वाली है, इनको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इन्हीं का नाम जो ऊर्ध्व ऐसे जो उसने वर्गीकरण किए थे खड़े वाले, वो वाले थे तो समूह, ठीक है, और जो ऐसे वर्गीकरण थे वो वाले थे आवृत, ठीक है। ये नाम पूछा भी जा सकता है, क्लियर है ना। अच्छा, एक चीज़ और भी पूछी जा सकती है कि उसके अंदर कितने आवृत थे और कितने आवृत जो इसकी मेंडलीफ की आवृत सारणी है ना, उसके अंदर आवृत जो थे वो थे 6 और समूह थे जे 8, ठीक है। ये मेंडलीफ के अंदर जो आप बता रहे हो ना 7 और 18, वो आधुनिक आवृत सारणी के अंदर है, क्लियर है ना। तो अगर मेंडलीफ का पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना, समूह थे वो कितने? 8। समूह थे वो थे 8 और आवृत थे वो थे 6, ये ध्यान रखना। तो यहाँ तक मेंडलीफ की आवृत सारणी पूरी कंप्लीट है। अब सिर्फ एक टॉपिक बचता है अपना, आधुनिक आवृत सारणी।